अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 का एक और आर्टिकल सर्टेन एनर्जी इन डी फॉर्म मटीरियल्स। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर सर्टेन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं उसको डी फॉर्म करने के लिए, वो आपके पास सर्टेन एनर्जी कहलाती है। इसकी एग्जांपल देखेंगे, साथ में इसकी डेरिवेशन भी यहाँ पर काउंट करेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में उसको डिफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जाती है वो एनर्जी किसके बराबर होती है। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लेंथ है, हमने उसको उस लेंथ के साथ कोई हमने वेट लटका दिया हुआ है और वो वेट जो होता है बच्चे उसका वो mg के बराबर होता है। यही वेट फोर्स के बराबर भी होता है। सो हम इस ग्राफ में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम फोर्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो एक्चुअल जो उसकी लेंथ है बिफोर अप्लाइंग लोड वो आपके पास कैपिटल एल है, और बाद में जब हम उसको ऊपर लोड अप्लाई कर देते हैं वो आपके पास स्मॉल एल के बराबर हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या करना, हमने यहाँ पर जो है लोड लटकाते जाना है। तो उसका एक ग्राफ भी यहाँ पर साथ साथ बनाते जाना है। हमने स्टार्ट करना है जब आपके पास कोई लोड नहीं है, ओ से स्टार्ट करेंगे, और जब लोड हम उसके ऊपर लगाते रहते हैं सी पॉइंट तक हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसके लोड में इजाफा कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आता है आपके पास, वो एक लीनियर लाइन बनती है, और एक पॉइंट सी के ऊपर वो जाके लीनियर लाइन नहीं होती। और आपको पता है कि जब लीनियर लाइन जो आपके पास शो करती है वो आपके पास इलास्टिक पॉइंट शो करती होती है, यानी कि इलास्टिसिटी को शो करती होती है। और इलास्टिसिटी आपको पता है जब स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास बन जाए तो वहां पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। और एक पॉइंट जब थोड़ी सी उसमें कर्व आता होता है तो फिर उसका इलास्टिक पॉइंट तो वो रहता होता है, लेकिन वहां पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। और हुक्स लॉ आपको पता है कि वो होता है आपके पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के बराबर होता है। तो ग्राफ बनाते हैं, ओ से लेके सी तक हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। तो एक्चुअली होता क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। फोर्स जो है ओ से लेके एफ से F1, ओ से लेके फिर F2 तक यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहती। और आपने फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 में इस बात अंडरस्टैंड की थी, जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट ना हो उस वक्त हम स्मॉल पैचेस में उसको डिवाइड करते होते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्मॉल पैचेस में इसको डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि ओ से लेके सी तक जो है फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, हम उसके छोटे छोटे हिस्से स्मॉल पैचेस डिवाइड करेंगे। और एक बात और कि जब आप स्मॉल पैचेस में जिस चीज को डिवाइड करते हैं, फोर्स को डिवाइड करते हैं, तो फिर उस स्मॉल पैच को आपने इतना छोटा लेना होता है, इतना स्मॉल लेना होता है कि फोर्स वहां पर फिर कांस्टेंट ही शुमार होती है। तो फिर ओ से लेके हम यहाँ से इसको F1 तक कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हमने कुछ लोड लटकाया, लोड लटकाने के साथ उसकी एक्सटेंशन में इजाफा हो गया। एक्सटेंशन में चलिए इसको हम यहाँ पर L1 का नाम दे देते हैं। अगर है उसको, वैसे तो L1 भी है, L2 है, L3 कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर जो है इसकी में लोड लटकाया, लोड लटकाने के साथ उसकी एक्सटेंशन में इजाफा हो गया। अब होता क्या है कि देखिए ओ से लेके बी तक जो है, या ओ से लेके F1 तक यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन हमने उसको इंतहाई स्मॉल पैचेस में उसको डिवाइड कर देना है। और फिर उसका हमने जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है आपने उसका। जब उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया आपके पास बन जाएगा सर्टेन। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दी है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB। हम ओ ए और बी का हमने यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ, आधा, 1/2 बेस इनटू आपके पास उसका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बेस देखें, बेस आपके पास बच्चों बनती है ओ से लेके ए, ये आपके पास बेस बन गई, और ए से बी आपके पास परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ से ओ ए, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ओ आगे पीछे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड इसको कर लीजिएगा। ओ से लेके ओ ए जो है वो L1 के बराबर है, और ए बी जो है वो F1 के बराबर है। अगर बात को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि जस्ट आपने सर्टेन एनर्जी निकालनी है, और सर्टेन एनर्जी को आप में साथ में ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि आपके पास जो फोर्स है, लेट्स सपोज वो 10 न्यूटन फोर्स है, और जो इलांगेशन आई है किसी स्प्रिंग के अंदर या किसी मटेरियल के ऊपर जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं,
उसमें इलोंगेशन है वो जस्ट कुछ ही है, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर के अबाउट है। तो आपने यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने में क्या लिखेंगे आप, W इज इक्वल टू हाफ F1 L1, यानी कि हाफ F1 L1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करें। F1 आपके पास चलिए जी 10 न्यूटन फोर्स है, L जो आपके पास है वो लेट्स सपोज कि वो है आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा है, आपके पास ये वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के साथ हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात खत्म कर दी जाती है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका आंसर कर देना है। लेकिन अगर साथ में आपको इलास्टिसिटी भी गिवन हो, आपको एरिया भी गिवन हो, आपको ओरिजिनल लेंथ भी गिवन हो, तो फिर आपको फर्दर मूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर इलास्टिसिटी का हम यहाँ पर जो लास्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था उसको डिस्कस करेंगे। आपके पास इलास्टिसिटी होती है बराबर होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। ये स्ट्रेस आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है, और स्ट्रेन वो आपको पता है, स्ट्रेन की 3 यहाँ पर टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेन होती है, टेंसाइल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, या शियर स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, एक्सटेंशन की, तो इसका मतलब ये है हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा तो नहीं है, लेकिन हमें इसका आइडिया होता है कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की ही बात की जा रही है, क्योंकि इलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन की बात की जा रही है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ लिख दिया, इसको रीअरेंज करते हैं हम, ये उल्ट हो जाएगा, आपके पास F1 ओवर A आ जाएगा और कैपिटल L इंटू स्मॉल L1 के बराबर बनेगा। हमने यहाँ से फोर्स निकालनी है और फोर्स को हमने वहां पर पुट करना है, तभी तो हमारे पास इसी ये एनर्जी निकलेगी, स्ट्रेन एनर्जी के बीच में शामिल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग बच्चों कि इस फार्मूला निकाला, देखें ये A है और स्मॉल L1 है, इसको हमने मूव करवा दिया दूसरी साइड पे, तो आपके पास क्या रह गया, देखें F1 कैपिटल, ये इलास्टिसिटी आपके पास है E इंटू L1 ओवर कैपिटल L आ जाता है। वेर E है, इसको हम इलास्टिसिटी में कह रहा हूँ, वैसे इलास्टिक कांस्टेंट होता है ये। तो ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर ए में। तो देखिए आपने जस्ट पुट किया है, आपके पास आ गया E, F1 को मैंने यहाँ ब्रैकेट कर दिया, इसका मतलब आपको आइडिया हो जाए कि हम इसमें जस्ट यहीं पर पुट कर रहे हैं वैल्यू। EA इंटू L1 ओवर कैपिटल L है, और स्मॉल L1 L के साथ में आ जाता है। सिर्फ करना क्या है, आपने स्मॉल L1 को स्मॉल L1 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास L1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को आप किसी भी न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और यहाँ पर बात कि आपके माइंड में ये आता होगा कि ये जो है एक वायर के अंदर हमने लोड लटकाया, तो ये वायर में तो एक्सटेंशन ही इतनी आती होती, तो बच्चों उसमें एक्सटेंशन इस तरह बिल्कुल हर वायर या हर वो चीज़ हर चीज़ बल्कि वो वायर वो उसकी स्प्रिंग की तरह ही होती है। स्प्रिंग में जो में कर्ल आते होते हैं, तो जब उसके हम नीचे उसके नीचे हम लोड लटका देते हैं, तो बच्चों वो लोड की वजह से उनके दरमियान में जो फासले है वो फासला है एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग में, कर्लिंग से जो स्प्रिंग है वो उसमें फासला बढ़ जाता है। अब अगर फासला बढ़ जाता है तो फिर जितना ज़्यादा फासला बढ़ेगा उतना वो आप क्या कर रहे होते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो ही अगर स्प्रिंग का फासला एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया जाए, उसको बहुत करीब मिला दिया जाए, तो वो क्या होगा, उसके दरमियान में आपके पास फिर रिपल्शन आती है। बिल्कुल इसी तरह इसी वायर के अंदर भी या किसी और वायर के अंदर भी रहेगा, जब उसके हम पर लोड लटका देंगे तो फिर इलोंगेशन की वजह से उनके पार्टिकल्स में फासला बढ़ेगा, और जब फासला पार्टिकल में बढ़ेगा तो उनमें फिर आपके पास अट्रैक्शन आती है, और जब उसके फासला इंतहाई जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो दूसरे के इंतहाई करीब आते हैं तो उनके दरमियान में फिर जो होती है वो रिपल्शन बढ़ती है। तो सिंपल वर्ड में ये बोलूँगा, आपके पास जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो उनके दरमियान में रिपल्शन होती है, और जब आपके पास मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान में फासला बढ़ जाता है तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन हुआ करती है। अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को अच्छी तरह सुनिएगा, जो क्वेश्चन होगा तो आपने वो कमेंट सेक्शन में मुझे कर देना है, इंशाल्लाह उसको आप
उसका आंसर आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 का एक और आर्टिकल सर्टेन एनर्जी इन डी फॉर्म मटीरियल्स। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर सर्टेन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं उसको डी फॉर्म करने के लिए, वो आपके पास सर्टेन एनर्जी कहलाती है। इसकी एग्जांपल देखेंगे, साथ में इसकी डेरिवेशन भी यहाँ पर काउंट करेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में उसको डिफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जाती है वो एनर्जी किसके बराबर होती है। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लेंथ है, हमने उसको उस लेंथ के साथ कोई हमने वेट लगा दिया हुआ है और वो वेट जो होता है बच्चे उसका वो mg के बराबर होता है। यही वेट फोर्स के बराबर भी होता है। सो हम इस ग्राफ में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम फोर्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो एक्चुअल जो उसकी लेंथ है बिफोर अप्लाइंग लोड वो आपके पास कैपिटल एल है, और बाद में जब हम उसको ऊपर लोड अप्लाई कर देते हैं वो आपके पास स्मॉल एल के बराबर हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या करना, हमने यहाँ पर जो है लोड लटकाते जाना है, तो उसका एक ग्राफ भी यहाँ पर साथ साथ बनाते जाना है। हमने स्टार्ट करना है जब आपके पास कोई लोड नहीं है, ओ से स्टार्ट करेंगे, और जब लोड हम उसके ऊपर लगाते रहते हैं सी पॉइंट तक हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसके लोड में इजाफा कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आता है आपके पास, वो एक लीनियर लाइन बनती है, और एक पॉइंट सी के ऊपर वो जाके लीनियर लाइन नहीं होती। और आपको पता है कि जब लीनियर लाइन जो आपके पास शो करती है वो आपके पास इलास्टिक पॉइंट शो करती होती है, यानी कि इलास्टिसिटी को शो करती होती है। और इलास्टिसिटी आपको पता है जब स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास बन जाए तो वहां पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। और एक पॉइंट जब थोड़ी सी उसमें कर्व आता होता है तो फिर उसका इलास्टिक पॉइंट तो वो रहता होता है, लेकिन वहां पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। और हुक्स लॉ आपको पता है कि वो होता है आपके पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के बराबर होता है। तो ग्राफ बनाते हैं, ओ से लेके सी तक हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। तो एक्चुअली होता क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। फोर्स जो है ओ से लेके एफ से F1, ओ से लेके फिर F2 तक यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहती। और आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में इस बात अंडरस्टैंड की थी, जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट ना हो, जब फोर्स कांस्टेंट आपके पास ना हो उस वक्त हम स्मॉल पैचेस में उसको डिवाइड करते होते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्मॉल पैचेस में इसको डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि ओ से लेके सी तक जो है फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, हम उसके छोटे छोटे हिस्से स्मॉल पैचेस डिवाइड करेंगे। और एक बात और कि जब आप स्मॉल पैचेस में जिस चीज को डिवाइड करते हैं, फोर्स को डिवाइड करते हैं, तो फिर उस स्मॉल पैच को आपने इतना छोटा लेना होता है, इतना स्मॉल लेना होता है कि फोर्स वहां पर फिर कांस्टेंट ही शुमार होती है। तो फिर ओ से लेके हम यहाँ से इसको F1 तक कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हमने कुछ लोड लटकाया, लोड लटकाने के साथ उसकी एक्सटेंशन में इजाफा हो गया। एक्सटेंशन में चलिए इसको हम यहाँ पर L1 का नाम दे देते हैं। अगर है उसको, वैसे तो L1 भी है, L2 है, L3 कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर जो है इसके में लोड लटकाया, लोड लटकाने के साथ उसकी एक्सटेंशन में इजाफा हो गया। अब होता क्या है कि देखिए ओ से लेके बी तक जो है, या ओ से लेके F1 तक यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन हमने उसको स्मॉल इंतहाई स्मॉल पैचेस में उसको डिवाइड कर देना है। और फिर उसका हमने जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है आपने उसका। जब उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया आपके पास बन जाएगा सर्टेन। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दी है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB। हम ओ ए और बी का हमने यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ, आधा, 1/2 बेस इनटू आपके पास उसका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बेस देखें, बेस आपके पास बच्चों बनती है ओ से लेके ए, ये आपके पास बेस बन गई, और ए से बी आपके पास परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ से ओ ए, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ओ आगे पीछे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड इसको कर लीजिएगा। ओ से लेके ओ ए जो है वो L1 के बराबर है, और ए बी जो है वो F1 के बराबर है। अगर बात को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि जस्ट आपने सर्टेन एनर्जी निकालनी है,
और सर्टेन एनर्जी को आप में साथ में ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि आपके पास जो फोर्स है, लेट्स सपोज वो 10 न्यूटन फोर्स है, और जो इलांगेशन आई है किसी स्प्रिंग के अंदर, किसी स्प्रिंग के अंदर या किसी मटेरियल के ऊपर जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसमें इलांगेशन है वो जस्ट कुछ ही है, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर के अबाउट है। तो आपने यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने में क्या लिखेंगे आप, W इज इक्वल टू हाफ F1 L1, यानी कि हाफ F1 L1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करें। F1 आपके पास चलिए जी 10 न्यूटन फोर्स है, L जो आपके पास है वो लेट्स सपोज कि वो है आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा है, आपके पास ये वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के साथ हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात खत्म कर दी जाती है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका आंसर कर देना है। लेकिन अगर साथ में आपको इलास्टिसिटी भी गिवन हो, आपको एरिया भी गिवन हो, आपको ओरिजिनल लेंथ भी गिवन हो, तो फिर आपको फर्दर मूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर इलास्टिसिटी का हम यहाँ पर जो लास्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था उसको डिस्कस करेंगे। आपके पास इलास्टिसिटी होती है बराबर होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। ये स्ट्रेस आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होती है, और स्ट्रेन वो आपको पता है, स्ट्रेन की 3 यहाँ पर टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? टेंसाइल स्ट्रेन होती है, टेंसाइल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, या शियर स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, एक्सटेंशन की, तो इसका मतलब ये है हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा तो नहीं है, लेकिन हमें इसका आइडिया होता है कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की ही बात की जा रही है, क्योंकि इलांगेशन या फिर एक्सटेंशन की बात की जा रही है। तो सर्टेन एनर्जी का फार्मूला चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ लिख दिया, इसको रीअरेंज करते हैं हम, ये उल्ट हो जाएगा, आपके पास F1 ओवर A आ जाएगा और कैपिटल L इंटू स्मॉल l1 के बराबर बनेगा। हमने यहाँ से फोर्स निकालनी है और फोर्स को हमने वहां पर पुट करना है, तभी तो हमारे पास इसी ये एनर्जी निकलेगी, सर्टेन एनर्जी के बीच में शामिल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग बच्चों कि इस फार्मूला निकाला, देखें ये A है और स्मॉल l1 है, इसको हमने मूव करवा दिया दूसरी साइड पे, तो आपके पास क्या रह गया, देखें F1 कैपिटल, ये इलास्टिसिटी आपके पास है E इंटू L1 ओवर कैपिटल L आ जाता है। वेर E है, इसको हम इलास्टिसिटी में कह रहा हूँ, वैसे इलास्टिक कांस्टेंट होता है ये। तो ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर ए में। तो देखिए आपने जस्ट पुट किया है, आपके पास आ गया E, F1 को मैंने यहाँ ब्रैकेट कर दिया, इसका मतलब आपको आइडिया हो जाए कि हम इसमें जस्ट यहीं पर पुट कर रहे हैं वैल्यू। EA इंटू L1 ओवर कैपिटल L है, और स्मॉल l1 L के साथ में आ जाता है। सिर्फ करना क्या है, आपने स्मॉल l1 को स्मॉल l1 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास l1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को आप किसी भी न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और यहाँ पर बात कि आपके माइंड में ये आता होगा कि ये जो है एक वायर के अंदर हमने लोड लटकाया, तो ये वायर में तो एक्सटेंशन ही इतनी आती होती, तो बच्चों उसमें एक्सटेंशन इस तरह बिल्कुल हर वायर या हर वो चीज़ हर चीज़ बल्कि वो वायर वो उसकी स्प्रिंग की तरह ही होती है। स्प्रिंग में जो में कर्ल आते होते हैं, तो जब उसके हम नीचे उसके नीचे हम लोड लटका देते हैं, तो बच्चों वो लोड की वजह से उनके दरमियान में जो फासले है वो फासला है एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग में, कर्लिंग से जो स्प्रिंग है वो उसमें फासला बढ़ जाता है। अब अगर फासला बढ़ जाता है तो फिर जितना ज़्यादा फासला बढ़ेगा उतना वो आप क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो ही अगर स्प्रिंग का फासला एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया जाए, उसको बहुत करीब मिला दिया जाए, तो वो क्या होगा, उसके दरमियान में आपके पास फिर रिपल्शन आती है। बिल्कुल इसी तरह इसी वायर के अंदर भी या किसी और वायर के अंदर भी रहेगा, जब उसके हम पर लोड लटका देंगे तो फिर इलांगेशन की वजह से उनके पार्टिकल्स में फासला बढ़ेगा, और जब फासला पार्टिकल में बढ़ेगा तो उनमें फिर आपके पास अट्रैक्शन आती है, और जब उसका फासला इंतहाई जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो दूसरे के इंतहाई करीब आते हैं तो उनके दरमियान में फिर जो होती है वो रिपल्शन बढ़ती है। तो सिंपल वर्ड में ये बोलूँगा, आपके पास जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो उनके दरमियान में
रिपल्शन होती है, और जब आपके पास मालिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान में फासला बढ़ जाता है तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन हुआ करती है। अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को अच्छी तरह सुनिएगा, जो कोई क्वेश्चन होगा तो आपने वो कमेंट सेक्शन में मुझे कर देना है, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।